कंप्यूटर सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर से एमसीक्यूज का ये पार्ट 2 है। इससे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर चैप्टर से 3 वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें पहला वीडियो कंप्यूटर आर्किटेक्चर चैप्टर का फुल डिटेल्ड थ्योरी है और सेकेंड वीडियो कंप्यूटर आर्किटेक्चर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट फैक्ट को वन लाइनर के रूप में समझाया गया है। थर्ड वीडियो में कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एमसीक्यू पार्ट 1 है। इन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एमसीक्यूज के पार्ट 2 में। पहला प्रश्न है, आमतौर पर डाटा को स्टोर करने के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, BCD फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये BCD का फुल फॉर्म है। इस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए कितने बिट इनकोडिंग फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है 4382। हमारा आंसर है ऑप्शन थर्ड, 8 बिट इनकोडिंग फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, एक बिट होता है और यही 8 बिट इनकोडिंग फॉर्मेट के लिए उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए। एक सोर्स प्रोग्राम किस तरह की लैंग्वेज उपयोग करता है? ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नेचुरल लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। हमारा आंसर है एक सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करता है। ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, जो मेमोरी डिवाइस अर्धचालक से बनता है, जो मेमोरी डिवाइस अर्धचालक से बनता है, कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD डिस्क। हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम से मिलकर बना होता है और वास्तव में ये रैम रजिस्टर्स का समूह होता है और रजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम किसी एक अर्धचालक से मिलकर बना होता है। सामान्यतः नंबर तथा इनकोडिंग कैरेक्टर किस ऑपरेंड की तरह प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन है इनपुट, इंफॉर्मेशन, डाटा, स्टोर वैल्यू। हमारा आंसर है नंबर तथा इनकोडिंग कैरेक्टर डाटा ऑपरेंड की तरह उपयोग किए जाते हैं। यहाँ ये ऑपरेंड क्या है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। ऑपरेंट और एक होता है ऑपरेशन। मान लेते हैं दो संख्याएं A और B है। इन पर किसी भी प्रकार के वर्क करने पर, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, आप किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क कर सकते हैं
जैसे मैं प्लस का कर रहा हूँ, तो ये संख्या ए और बी को जोड़ना ऑपरेशन कहलाएगा, और जिन संख्याओं पर ये जोड़ की क्रिया हो रही है वे संख्याएं ऑपरेंड कहलाएंगी। ए और बी संख्याएं ऑपरेंड कहलाएंगी और जोड़ की क्रिया हो रही है तो ये ऑपरेशन कहलाएगा। अर्थात किसी भी प्रकार की क्रिया इन दोनों संख्याओं या फिर किसी और संख्या पर होंगी वे ऑपरेशन कहलाएंगे, और जिन पर ये क्रिया हो रही है वे ऑपरेंड कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस प्रोसेसर को सूचना भेज सकता है कब? जब सीन स्टेटस फ्लैग सेट होता है। सेकेंड ऑप्शन है, सीन फ्लैग की परवाह किए बिना डेटा आता है। दोनों केस में से किसी में नहीं, दोनों केस में। हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जब सीन स्टेटस फ्लैग सेट होता है। यहाँ पर आपको सीन का मतलब पता होना चाहिए। SIN, ये सीन है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिक्योर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस सीन का फुल फॉर्म है सिक्योर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब सीन स्टेटस फ्लैग सेट होता है तब इनपुट डिवाइस प्रोसेसर को सूचना भेजता है। प्रोसेसर कहने का मतलब है CPU। अगला प्रश्न है, आमतौर पर इनपुट आउटपुट डिवाइस से बस स्ट्रक्चर कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंगल बस, रम बस, मल्टीपल बस, ये सभी। हमारा आंसर है आमतौर पर इनपुट आउटपुट डिवाइस से बस स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए सिंगल बस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बस का उल्लेख हुआ है BUS, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। बस एक लैटिन भाषा के शब्द ओमनीबस से लिया गया है। ओमनीबस शब्द के अंतिम 3 लेटर BUS को लिया गया है, और ये बस का कार्य होता है कंप्यूटर डिवाइस या CPU में एक कनेक्टिंग पॉइंट से दूसरे कनेक्टिंग पॉइंट तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बस को अन्य नामों डाटा बस और हाईवे या डाटा हाईवे के नाम से जाना जाता है, या डाटा बस के नाम से जाना जाता है। याद रखना, बस को डाटा बस और डाटा हाईवे के नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ओमनीबस से हुई है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस को IO डिवाइस से बस को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत होती है। एड्रेस डिकोडर एवं रजिस्टर, कंट्रोल सर्किट, एड्रेस डिकोडर, रजिस्टर एवं कंट्रोल सर्किट, ओनली कंट्रोल सर्किट। हमारा आंसर है ऑप्शन थर्ड, एड्रेस डिकोडर, रजिस्टर एवं कंट्रोल सर्किट की आवश्यकता होती है इनपुट और आउटपुट इंटरफेस को IO डिवाइस से बस कनेक्ट करने के लिए। एड्रेस डिकोडर, रजिस्टर एवं कंट्रोल सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, मेमोरी एक्सेस को कम करने के लिए हम सामान्यतः किस चीज़ का उपयोग करते हैं? क्या बोला गया है? मेमोरी एक्सेस को कम करने के लिए। मेमोरी एक्सेस को कम करने के लिए, अर्थात मेमोरी को अधिक वर्क ना करना पड़े, इसके लिए हम
सामान्यतः किस चीज़ का उपयोग करते पूछा गया है। तो ऑप्शन है चिप, हाई कैपेसिटी रैम, एसडी रैम और कैश। हमारा आंसर है ऑप्शन फोर्थ, कैश का उपयोग करते हैं मेमोरी प्रोसेस को कम करने के लिए। यहाँ पर एक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जो कैश होता है ये एक प्रकार की मेमोरी होता है, अर्थात अस्थायी मेमोरी होता है। ये अस्थायी मेमोरी होता है। ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम के बीच स्थित होता है ये सीपीयू और रैम के बीच स्थित होता है, अर्थात रैम से ये सूचनाएं अपने पास एकत्रित कर लेता है। कुछ सूचनाएं जो इम्पोर्टेंट हो और तुरंत उपयोग के लिए आवश्यक हो, ऐसी सूचनाओं को कैसे अपने पास स्टोर कर लेता है कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से। और जब सीपीयू को इसकी आवश्यकता पड़ती है तो ये सीधे सीपीयू को भेज देता है, अर्थात सीपीयू इसे सीधे ग्रहण कर लेती है। सीपीयू को रैम के पास जाना नहीं पड़ता, जिससे सीपीयू की गति बढ़ जाती है। MFS स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन है मेमोरी फॉर्मेट कैच या कैश, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट, मेमोरी फाइंड कमांड, मास फॉर्मेट कमांड। हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। MFS स्टैंड फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। CISC का पूरा नाम है, CISC का पूरा नाम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग CISC का पूरा नाम है। फ्लोटिंग ऑपरेशन या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को और क्या कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ, ओवरफ्लो कहा जाता है। ओवरफ्लो कहने का मतलब है यदि एक जग लें और इसमें पानी भरा जाए, अगर इससे पानी बाहर निकलने लग जाए तो ये ओवरफ्लो कहलाता है। ऑप्शन फोर्थ, ओवरफ्लो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कहते हैं इसे। पाइपलाइनिंग की एक अनोखी विशेषता है। पाइपलाइनिंग की एक अनोखी विशेषता क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, RISC, CISC, ISA, IAN। हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, RISC, RISC पाइपलाइनिंग की एक अनोखी विशेषता है। RISC का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RISC का फुल फॉर्म होता है, जो पाइपलाइनिंग की एक अनोखी विशेषता है। CISC आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा स्टोरेज क्या है। हमारा ऑप्शन है रजिस्टर, डायोड, CMOS या ट्रांजिस्टर। आंसर है ऑप्शन फोर्थ, ट्रांजिस्टर। CISC आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा स्टोरेज ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न है
कंपाइलर का पहला लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन है करेक्टनेस, फास्ट प्रोग्राम, कॉल सेविंग, डाटा डिपेंडेंट। आंसर है कंपाइलर का पहला लक्ष्य करेक्टनेस होता है। करेक्टनेस मतलब सुधार करना या सही करना कंपाइलर का सबसे पहला लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है लोकल वेरिएबल को अलोकेट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बस, स्टैक, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है स्टैक का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, स्टैक है ये, इससे स्टैक पढ़ा जाता है। इसका ये क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? डेटा स्ट्रक्चर है जो एक रेखिक डेटा स्ट्रक्चर है, अर्थात ये एक रेखा की तरह होता है। रेखिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक छोर पर डेटा का सम्मिलन और विलोपन किया जाता है। जैसे एक छोर पर यहाँ पर सम्मिलन अर्थात शामिल किया जाता है और मान लें इस सिरे पर इसका विलोपन अर्थात डिलीट किया जाता है। यहाँ पे स्टैक का ये काम है, एक सिरे पर इसका सम्मिलन किया जाता है डेटा का और एक सिरे पर इसका विलोपन अर्थात डिलीट किया जाता है डेटा का। और ये स्टैक एक सिद्धांत पर कार्य करता है। उस सिद्धांत को LIFO कहते हैं। LIFO कहते हैं। इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसका मतलब। LAST लास्ट इन फर्स्ट, FIRST फर्स्ट आउट। LIFO सिद्धांत पर कार्य करता है स्टैक। ऑप्शन सेकंड, स्टैक सिद्धांत पर कार्य करता है लोकल वेरिएबल को अलोकेट करने के लिए स्टैक का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस एड्रेस का साइज इनमें से किसके साइज को निर्धारित करता है? प्रोसेस एड्रेस का साइज किसके साइज को निर्धारित करता है? पेज साइज, कैश, ब्लॉक या वर्चुअल मेमोरी? हमारा आंसर है वर्चुअल मेमोरी के साइज को निर्धारित करता है प्रोसेस एड्रेस का साइज। वह रजिस्टर जो मैथमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशंस की वैल्यू को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अर्थमेटिक रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, लॉजिक रजिस्टर, कंट्रोलर। हमारा आंसर होगा वह रजिस्टर जो मैथमेटिकल तथा लॉजिक ऑपरेशंस की वैल्यू को स्टोर करता है, एक्यूमुलेटर कहलाता है। यहाँ पर मैथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशंस की बात हुई है तो ये दोनों क्रियाएं ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है और ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। CPU 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग है कंट्रोल यूनिट, दूसरा भाग है ALU और तीसरा भाग है मेमोरी। इन तीनों भागों से मिलकर बना होता है और मेमोरी का कौन सा भाग? प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है जिसमें रैम और रोम होते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी अस्थायी और तीव्र गति से कार्य करने वाली मेमोरी होती है। तो हमारा आंसर है वह रजिस्टर जो मैथमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशंस की वैल्यू को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे एक्यूमुलेटर कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है स्पेसिफिक पर्पस स्टोरेज लोकेशन को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक पर्पस स्टोरेज लोकेशन को क्या कहा जाता है?
रजिस्टर, एग्जीक्यूटेड रजिस्टर, टाइमेड रजिस्टर और सीक्वेंस्ड रजिस्टर। क्या कहा जाता है? इसे रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टर कहा जाता है। इससे स्पेसिफिक पर्पस स्टोरेज लोकेशन को रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रजिस्टर मेमोरी के क्रम में अगर देखें रजिस्टर का स्थान कहाँ है, मेमोरी के क्रम में रजिस्टर का स्थान सबसे पहला है। रजिस्टर का स्थान तीव्र गति से कार्य करने में पहला है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हम रैम को रख सकते हैं, और थर्ड नंबर पर बात करें तो हम रोम, और फोर्थ नंबर पर बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी, जो पेन ड्राइव वगैरह एसडी कार्ड वगैरह होता है, हार्ड डिस्क वगैरह होता है, इसको सेकेंडरी मेमोरी के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सबसे स्लो मेमोरी होता है और स्थायी स्टोरेज वाला मेमोरी होता है। ये तीनों अस्थायी स्टोरेज और तीव्र गति वाले मेमोरी होते हैं। ये एक कैचे मेमोरी भी होता है, कैच, या फिर आप इसे कैश भी पढ़ सकते हैं। कैश कहा जाता है इसे, CACHES, कैश मेमोरी भी होता है। ये CPU और रैम के बीच पाया जाता है। ये CPU और रैम के बीच पाया जाता है, जिससे CPU सबसे पहले सूचनाएं ग्रहण करता है। सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर किस रूप में जाना जाता है? सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर किस रूप में जाना जाता है? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन काउंटर, सीक्वेंस रजिस्टर, कंट्रोलिंग रजिस्टर। हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रोग्राम काउंटर के रूप में जाना जाता है सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर। काउंटर जो अगले फैच इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है उसे कहा जाता है। काउंटर जो अगले फैच इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है उसे क्या कहा जाता है? सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, टेम्पररी रजिस्टर, या ए और बी दोनों। हमारा आंसर है ऑप्शन फोर्थ, ए और बी दोनों। इसे सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर दोनों के फैच इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है काउंटर। काउंटर जो अगले फैच इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है वो क्या है? सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर है। अगला प्रश्न है, दो डिवाइसेस के बीच इंटरफेस के रूप में दो बफरिंग का उपयोग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? हमारा आंसर है डबल बफरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। दो डिवाइसों के बीच इंटरफेस के रूप में दो बफरिंग उपयोग करने के लिए डबल बफरिंग का उपयोग किया जाता है। दो बफरिंग का उपयोग करने के लिए दो डिवाइसों के बीच डबल बफरिंग का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग किया जाता है ऑप्शन फोर्थ। किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में जो एनालॉग डिवाइस से इनपुट लेते हैं उसे किस प्रकार कन्वर्टर या फिर कन्वर्ट होना चाहिए? किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में जो एनालॉग डिवाइस से इनपुट लेते हैं उसे किस प्रकार कन्वर्ट होना चाहिए? उसे किस प्रकार कन्वर्ट होना चाहिए? एक बात समझना होगा आपको, इनपुट डिवाइस मनुष्य के ह्यूमन के समझने योग्य डेटा इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइस सीपीयू के समझने योग्य डेटा अर्थात बाइनरी कोड 0 या 1 में बदलता है। तब सीपीयू इस बाइनरी कोड में बदले हुए डेटा पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद प्राप्त परिणाम को आउटपुट डिवाइस के पास भेजता है। ये आउटपुट डिवाइस इस डाटा को फिर से
इस डाटा या इंस्ट्रक्शन को फिर से ह्यूमन के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो इनपुट डिवाइस बाइनरी कोड में बदलने का एक साधन है सीपीयू के लिए। अब सीपीयू इस बाइनरी कोड में बदले हुए डाटा पर प्रोसेस की क्रिया करता है और प्राप्त परिणाम को आउटपुट के पास भेजता है। आउटपुट डिवाइस इस बाइनरी कोड में बदले हुए फॉर्म को फिर से ह्यूमन के समझने योग्य फॉर्म में बदल देता है। कहने का मतलब है इनपुट डिवाइस बाइनरी कोड में बदलने का एक डिवाइस है इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को, और आउटपुट डिवाइस बाइनरी कोड से ह्यूमन के समझने योग्य कोड में बदलने का एक डिवाइस है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में जो एनालॉग डिवाइस से इनपुट लेते हैं उसे किस प्रकार कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब एक बात और, एनालॉग जो होता है, एनालॉग डिवाइस में भौतिक जो सूचनाएं होती है वो भौतिक रूप में अर्थात ह्यूमन के समझने योग्य रूप में होती है, जिसे इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के समझने योग्य अर्थात बाइनरी कोड 0 या 1 में परिवर्तित करता है। इसके पश्चात ही सीपीयू उस पर प्रोसेस की क्रिया करता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल डबल बफरिंग, डिजिटल सिंगल बफरिंग। हमारा आंसर होना चाहिए एनालॉग टू डिजिटल। एनालॉग एक मनुष्य के समझने योग्य डेटा है और डिजिटल एक मशीन के समझने योग्य डेटा है। ठीक, इनपुट और ये इनपुट एनालॉग को ग्रहण करता है, एनालॉग को ग्रहण करता है, और सीपीयू डिजिटल एनालॉग से डिजिटल रूप में बदले हुए फॉर्म को ग्रहण करता है अर्थात बाइनरी कोड को ग्रहण करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एनालॉग टू डिजिटल। कॉमन बस में कितने रजिस्टर होते हैं? कॉमन बस में कितने रजिस्टर होते हैं? 5, 8, 7, 9। हमारा आंसर है कॉमन बस में 8 रजिस्टर होते हैं। सेकेंड ऑप्शन 8। वह सर्किट जो एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह सर्किट कौन सा है? वह सर्किट है ऑप्शन 4 फ्लिप फ्लॉप सर्किट। एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लिप फ्लॉप सर्किट। एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग किया जाता है। एक बिट इक्वल टू 4 निबल होता है, ठीक, और एक बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। एक बाइट इक्वल टू 8 बिट। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे न्यूनतम है, मेमोरी के अनुक्रम में सबसे न्यूनतम कौन सा है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। हमने अभी बात की है इस पर। अगर सबसे न्यूनतम की बात किया जाए मतलब सबसे कम तीव्र गति वाला मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन ये स्थायी मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। ये अस्थायी और तीव्र गति से कार्य करने वाली मेमोरी है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच कार्य करने वाली मेमोरी है और ये तीव्र गति वाली मेमोरी है। हमारा आंसर है सब मेमोरी के अनुक्रम में सबसे न्यूनतम मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है, ऑप्शन 3। ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है कि आंसर क्या होगा इस पर। यदि आपको कुछ अलग जैसे रैम, रोम, रजिस्टर और एक अगर बात करें कैश मेमोरी दे दिया है, तब आपका आंसर रजिस्टर होगा। ये अक्सर पूछा जाता है।
वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है? ऑप्शन है SISD, SIMD, MIMD, MISD। हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट SISD। SISD हमारा आंसर है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है SISD। इसका अगर हम विस्तार करें तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा है। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, इसका फुल फॉर्म है SISD का। अर्थात वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर केवल सिंगल इंस्ट्रक्शन लेता था और सिंगल डेटा, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन और एक ही डेटा ग्रहण कर सकता था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और एक बात, वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कहा जाता था। अर्थात कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फादर वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। कैश मेमोरी किनके मध्य कार्य करती है? इस पर हमने अभी बात किया है। कैश मेमोरी CPU और रैम के मध्य कार्य करती है। अगला प्रश्न है, बाइनरी डिजिट कहलाती है। बाइनरी डिजिट क्या कहलाती है? बिट, बाइट, नंबर, कैरेक्टर। बाइनरी डिजिट बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। और बाइनरी नंबर कहने का मतलब है 0 या 1 के फॉर्म में ही होगा वो। और 0 या 1 लिखने का मतलब है, 0 का मतलब है ऑफ और 1 लिखने का मतलब है ऑन। स्टेटस बिट को कहते हैं। स्टेटस बिट को क्या कहा जाता है? स्टेटस बिट को साइनेड बिट, अनसाइनेड बिट, बाइनरी बिट, फ्लैग बिट। हमारा आंसर है स्टेटस बिट को फ्लैग बिट कहा जाता है। फ्लैग बिट कहा जाता है। स्टेटस बिट क्या होता है? स्टेटस बिट कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बिट होता है स्टेटस बिट, जो सभी बिटों को कलेक्ट कर एक इंफॉर्मेशन के रूप में प्रदर्शित करता है स्टेटस बिट। MIMD का पूरा नाम है। MIMD का पूरा नाम ऑप्शन थर्ड मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा है। मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा MIMD का पूरा नाम है। MRI का पूरा नाम, ये मेडिकल वाला MRI नहीं है, ये कंप्यूटर वाला MRI है। इसका फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सेकेंड मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन MRI का पूरा नाम है। वह सर्किट जो बाइनरी डेटा को डेसिमल में बदलता है। क्या करता है? बाइनरी डेटा को 0 या 1 को किस में बदलता है? डेसिमल में बदलता है। अर्थात 0.101 इस फॉर्म में बदलता है, डेसिमल में बदलता है। उस सर्किट को क्या कहा जाता है? इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर या कोड कन्वर्टर। हमारा आंसर है ऑप्शन फोर्थ कोड कन्वर्टर।
कहा जाता है बाइनरी डेटा को डेसिमल में बदलने वाले सर्किट को? कोड कन्वर्टर, ऑप्शन फोर्थ। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? इस पर हमने बात किया है। एक बाइट में 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है। ऑप्शन फर्स्ट 8। निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है? सीपीयू के द्वारा जनरेट होने वाला एड्रेस है, ऑप्शन है फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, वास्तविक एड्रेस, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है सीपीयू के द्वारा।